Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 10th and it was held on 20th April 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 91. Which of the following is not enthalpy of solution, standard enthalpy of solution? इनमें से कौन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन ने। पहला ऑप्शन कॉपर सल्फेट सॉलिड इक्वस कॉपर सल्फेट इक्वस एक्सेस ऑफ वाटर जब किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करता है अपने अंदर तो एनर्जी जो रिलीज और कंज्यूम होती है उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ है, एक्सेस ऑफ वाटर और इक्वस बन रहा है, यहाँ भी है एक्सेस ऑफ वाटर इक्वस और यहाँ भी इक्वस बन रहा है, लेकिन यहाँ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ऐसे क्रम में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ ये हाइड्रेट फॉर्म कर रहा है, एक एनहाइड्रस फॉर्म हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नहीं है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बाकी सब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम डिफाइन करते हैं बच्चे, जब एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड और कंज्यूम्ड, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इस क्रम में जो एनर्जी रिलीज और कंज्यूम होती है उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो होप आपने ये सही किया हो, आसान सा क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 94 देखें आप। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्यूमिनियम मेटल। कैथोड रिएक्शन इज गिवन एज एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू एल्यूमिनियम टू प्रिपेयर 5.12 kg। अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन देखें बच्चे, अगर मैंने फिर से लिखा इसको Al3 पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एल्यूमिनियम होगा, मतलब टू डिराइव 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वी मस्ट हैव 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैराडे चार्ज। तो आपको ये पता लग गया कि जी 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, मतलब 3 × 96500 कुलम्ब चार्ज चाहिए। तो जो दिया हुआ मास है 5.12 किलोग्राम, बोले तो 10⁻³ ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो इट विल बी 3 × 96500 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 5.12 × 10⁻³ कुलम्ब। एक कैलकुलेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है फर्स्ट 94 का पहला आंसर। तो ये सॉल्व करना होगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये लगाया कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उतना फैराडे चार्ज चाहिए होगा, बस ये लगाना था। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का एक बेसिक क्वेश्चन है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम, आपने जरूर सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 95 देखें आप बोर्ड पे। 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव। आपको पता है बच्चे कि Mg सॉलिड जब रिएक्ट करेगा HCl एक्वस से तो रिजल्ट जो आएगा वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब अगर बैलेंस करें तो 2HCl करके और ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब अगर ये 1 मोल होता 24 ग्राम होता तो आपको ये 1 मोल मिलता। तो ये 36 ग्राम दिया है, ऑब्वियसली HCl एक्सेस में है तो H2 कितना होगा, 24 का 36 1.5 टाइम्स है तो ये भी 1.5 मोल हो जाएगा, मतलब 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी द आंसर। तो सेकंड आंसर टेक करना चाहिए आपको, 1.5 मोल हाइड्रोजन 1.5 मोल 3/2 मोल वट एवर विल बी द आंसर। हाइड्रोजन का इतना मोल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखें आप। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। कार्बन दिया है बच्चे 40% और हाइड्रोजन दिया है 6.7%, तो ऑक्सीजन 46.7 हम लोगों को घटाना होगा, तो ये 53.3। इन तीनों का जोड़ जो होना चाहिए वो हमारा हो जाना चाहिए 100। तो आप 46.7 घटा दिया हम लोगों ने तो अब कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। तो आपको पता है कि 40 को 12 से, 6.7 को 1 से और 53.3 को 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दिया।
तो 12 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 36, 36, 36 ऐसा, ये तो 6.7 ही है, और ये 16, 3, 48, 5, 3, ये भी 3.33 आ जाएगा। तो आपको अगर सिंपलेस्ट कन्वर्ट करना है तो ये 1, ये 2, ये 1 हो जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2O हो जाएगा। बहुत बेसिक प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, और ऐसा भी कैलकुलेशन नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। आप ये भी कर सकते थे, इंपेरिकल फॉर्मूला का NCERT बेस्ड प्रॉब्लम, तो ये आपके प्रैक्टिस में होगा। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 100 देखें आप। विच सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आपको पता है बच्चे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M होगा, और ये TB डैश जो होता है वो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB होता है। मतलब ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कौन तय करेगा, अगर इक्वल मोलालिटी है, 0.1, 0.1, 0.1 सब दिया है, KB वाटर की बात अगर हम इक्वस ले लेते हैं तो I सबसे ज्यादा जिसमें वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम KCl का I लिखते हैं तो 2, FeCl3 का लिखते हैं 4, BaCl2 का 3, लेकिन यहां 5 है I, कंप्लीट डिसोसिएशन मान लिया, अल्फा नहीं डिफाइंड है, तो मुझे समझ में आता है कि सबसे ज्यादा I है, सबसे ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना एलिवेशन ज्यादा होगा उतना ही तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑफ 4th। 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 104 देखें आप। Which of the following colligative property is the best method for determination of molecular weight of proteins and polymers? ये एकदम थियरी बेस्ड प्रॉब्लम है। आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, तो आपको ये बताया गया था कि ये कैस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है। पॉलीमर्स, प्रोटीन्स अगर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो प्रोटीन का डीनेचर होने का, एंजाइम्स का डीनेचर होने का खतरा रहता है। तो यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पे यूज होता है। तो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, हायर मॉलिक्यूलर मासेस, इनको हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो आंसर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड आंसर। एकदम डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105 देखें आप। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सर्टेन अनायंस लाइक दिस, सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डी नेगेटिव का। आपको पता है बच्चे, अनायन की हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड के अनायन की हाइड्रोलिसिस होती है, जितना वीक एसिड होगा कॉन्जुगेट अनायन उसका उतना स्ट्रांग होगा, हाइड्रोलिसिस उतनी ज्यादा होगी। रिपीट किया, जितना वीक एसिड होगा कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रांग होगा, कॉन्जुगेट अनायन उतना स्ट्रांग होगा, और उसकी हाइड्रोलिसिस उतनी ज्यादा होगी। अगर डी की हाइड्रोलिसिस मैक्स है तो इसका मतलब ये है इसका पेरेंट कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, मतलब इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा तो इसका Ka सबसे कम होगा, pKa सबसे ज्यादा होगा। तो इसने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम pK वैल्यू ऑब्वियसली ऑफ HD। सिंपल सा फेनोमेनन, हाइड्रोलिसिस उसकी ज्यादा होती है जहां अनायन स्ट्रांग होगा। अनायन किसका स्ट्रांग होगा? जो वीक एसिड होगा। तो जितना वीक एसिड उसका K उतना कम, pK उतना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 109 देखें आप बोर्ड पे। सॉलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड KSP is given in 0.1 मोलर NaOH। सिंपल है बच्चे, अगर हमसे सॉलिबिलिटी पूछ रहा है तो NiOH होल ट्वाइस सॉलिड अगर वाटर में आयनाइज होता H2O तो Ni2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव एक्वस लिखा जाता, और इसका KSP का एक्सप्रेशन हम लिखते बच्चे Ni2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव का स्क्वायर, इट इज गिवन एज 0.1। तो ये हमको निकालना है कि सॉलिबिलिटी क्या होगी। तो KSP इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁻15, Ni2 पॉजिटिव की जगह S रख दिया, और OH नेगेटिव इज गिवन एज 0.1 का स्क्वायर, तो S कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻13 एंड इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो तीसरा आंसर हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास।
क्वेश्चन नंबर 110 देखें आप, एक मैट्रिक्स मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स गिवन है बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिए, और इधर उनके पॉसिबल वैल्यूज से मैच कराना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे आपने पढ़ा है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। अजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जाती है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर L 0 1 2 अप टू n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L इंक्लूडिंग 0, एंड स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ विदाउट एनी क्लासिकल एनालॉग। तो ऑप्शन नंबर ए का R, बी का Q, सी का S, बी का Q, सी का S और डी का P। आंसर नंबर 1। तो फर्स्ट आंसर इसका टिक करते हैं। आप देख लीजिए, अब आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम नंबर वाला टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपने जरूर सही किया होगा क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें आप, फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी राइट। ये आपने पढ़ा है बच्चे कि R इज इक्वल टू K, A का पावर n होता है। तो ये जो K का यूनिट होगा, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय A का यूनिट मोल पर लीटर का पावर n है। मतलब K का यूनिट हो जाता है बच्चे मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। तो अलग अलग ऑर्डर में n की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी और n जैसे जैसे चेंज करेगा यूनिट चेंज करता जाएगा। तो ये आपने सही किया होगा, ये पहला तो सही है जी। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम टी हाफ लिखें बच्चे तो इट इज 0.693 बाई K। तो हाँ, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, लेकिन दिस आर क्वाइट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, कोई इसमें रिलेशन नहीं आप अभी डिराइव कर सकते। तो असर्शन एंड रीजन करेक्ट ऐसा, बट नॉट एक्सप्लेनेशन। आंसर किया जाए सेकंड, 112 का दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखें आप, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी नहीं हो सकता जब उसका डेल्टा जी क्या हो बच्चे, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो तो ये कंडीशन हमेशा के लिए आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपने इसको पॉजिटिव कहा और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज। किसी भी टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा और ये प्रोसेस हमेशा और हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हमने ढूंढना है डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव। आंसर नंबर 4, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 देखें आप, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन। दो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है बच्चे और K के बीच में रिलेशन चाहता है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम K3 कह दें तो ये रिएक्शन लाने के लिए पहले रिएक्शन को हमें डबल करना होगा, मतलब 2CO + 2H2O गोज टू 2CO2 + 2H2 कर दिया एंड नाउ इट इज K1²। रिएक्शन डबल करने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर बन जाता है वो, तो पावर 2 हो जाएगा। 2H2 + O2 गोज टू 2H2O एंड इट इज K2। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं बच्चे तो 2H2 इज कैंसल्ड बाय 2H2, 2H2O इज कैंसल्ड बाय 2H2 एंड नाउ 2CO + O2 एंड रिजल्ट इज 2CO2। हमें जो चाहिए वो मिल गया। तो K3 K1² मल्टीप्लाइड बाई K2 मिल जाएगा। K1² मल्टीप्लाइड बाई K2 बोले तो फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर नंबर 4 करते हैं इसका। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस में होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 119 देखें आप,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में देखना हमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो देख लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा OF2 में है भाई +2 0, KO2 में O2 -1/2 है, H2O2 -1 है, -2 है। यही है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो आंसर विल बी थर्ड। आसान क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट का। 119 के बाद 120 फिर एक मैट्रिक्स मैचिंग है। मैच द इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशंस। गैल्वेनिक सेल इनमें से क्या करता है भाई? गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एक का तो एस हो जाएगा। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स होता है, और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, आउटपुट देता है, तो एस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हम करा पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेडी करंट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये है पहचान इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ए का एस और बी का क्यू, ए का एस और बी का क्यू, ऐसा ऑप्शन अभी सेकंड है। और नर्न्स इक्वेशन क्या करता है? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर करने का। तो ये है हमारा नर्न्स इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो डी का पी हो जाएगा। सारा मैच कर रहा है सेकंड में। वैसे तो देखो मैट्रिक्स मैचिंग मैंने बार बार कहा है, आपका पहला ऑप्शन मैच कर जाए तो आंसर देखिए, दूसरा मैच कर जाए तो आंसर देखिए, शायद आपका टाइम बच जाए, दो ही से आंसर मिल जाए। ट्राई करना एग्जाम में चारों के चारों मैच कराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर दो एकदम सही मैच करें, जो हमें आता है वही हम मैच कराएंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। एकदम ध्यान रखिए इस बात का। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 126 देखें आप। dx/dt KH पॉजिटिव का पावर n, रेट बिकम्स 100 टाइम्स pH 2 to 1। ओके, pH 2 है बच्चे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तब 10 का पावर -2 है, और pH आपने बदल के 1 कर दिया, H पॉजिटिव 10 का पावर -1 कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स कर दिया। तो अगर आप यहां 10 टाइम्स करते हैं तो यहां देख रहे हैं 100 टाइम्स का फर्क पड़ रहा है रेट में। 10 का पावर कितना होगा कि 100 का इफेक्ट आए? तो 10 का पावर 2 ही तो 100 बनेगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा बच्चे? 2। मतलब क्वेश्चन ये था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स करते हैं तो रेट 100 टाइम्स होता है। 10 टाइम्स करने से 100 टाइम्स मतलब 10 का पावर 2 हो रहा है, 100 गुना हो जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 127 देखें आप। The spectral lines of the Balmer series lie in the visible region of the electromagnetic spectrum. Very right. Lyman UV रीजन आपको पता है। अगर हम बामर की बात करें तो ये पाया जाता है विजिबल, और बाकी सब इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड की तरफ जाते हैं। आपको अगर सीरीज पूरा याद हो, वेवलेंथ बढ़ रहा होता है। जैसे अगर हम विब्जियोर की बात करें तो अप्रॉक्स 400 to 700 नैनोमीटर, उससे कम है तो यूवी और 700 से ज़्यादा है तो आईआर, कुछ ऐसा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही निकला जी। इन द बामर सीरीज द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टर्मिनेट्स एट द फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तो लाइमन की पहचान है, n इज इक्वल टू 1 पे टर्मिनेट होना, n इज इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट होना, मतलब कहीं से भी जंप करके इलेक्ट्रॉन सेकंड में आए, दैट लाइन इज बामर लाइन एंड दैट कंप्लीट सीरीज इज बामर सीरीज। तो दूसरा स्टेटमेंट हुआ गलत और पहला हुआ सही। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आंसर विल बी थर्ड। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बेसिक क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड कह सकते हैं, और ये था आपका ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री। होप आपने हमेशा की तरह ये पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।